जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर मेंटर पे। तो हमने दरोगा का सेट शुरू किया है जिसमें पर डे 10 क्वेश्चन रहेगा जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा। अब इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुंचा दें। तो कल एक सेट हो चुका है, आज हम लोग दूसरा सेट करते हैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। कब कह रहा है? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार का अगर बात करिएगा, अंतरिम सरकार का अगर गठन का बात किया जाए, गठन 2 सितंबर यानी 2 सितंबर को 1946 में किया गया था। 1946 में किया गया था। ये जो अंतरिम सरकार था वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो था गठन किया गया था। जो 1945 में कैबिनेट मिशन आया था उसके प्रस्ताव में पर गठन किया गया था, कैबिनेट अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें जो था आपका उप सभापति, किसका? कार्यपालिका परिषद का उप सभापति। तो कार्यपालिका परिषद का उप सभापति के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। कार्यपालिका सभा के उप सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसके साथ साथ इनको 2-3 मंत्रालय और दिया गया था, जैसे विदेश मामले का भी मंत्रालय मिला था। और क्या दिया गया था? राष्ट्रमंडल का भी दिया गया था। ये दिया गया था इनको। अंतरिम जो सरकार का गठन हुआ था 1946 में, 2 सितंबर को 1946 में गठन किया गया था। उसमें अगर देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको दिया गया था गृह मंत्रालय। और क्या दिया गया था? सूचना तथा प्रसारण। गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। उसके बाद अगर बात कर ले तो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था आपको शिक्षा मंत्रालय किसको दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। उसके बाद देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद, इनको दिया गया था खाद्य एवं कृषि किसको दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। वही अगर देखा जाए तो आपका श्रम जो था, श्रम मंत्रिमंडल, श्रम जो थे वो जगजीवन राम को दिया गया था। जगजीवन राम को दिया गया था। वही अगर बात करें तो अगर हम रेलवे का बात करें, रेलवे का आसफ अली को दिया गया था। आसफ अली को दिया गया था। रेलवे किसको दिया गया था? आसफ अली को दिया गया था। उसके बाद अगर बात करें हम, उसके बाद रक्षा का बात करें, रक्षा दिया गया था बलदेव को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। तो ये जो था अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था आपको कब? 2 सितंबर 1946 को। और इसमें जो है ये सब मंत्रालय इनको बांटा गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था विदेश मामले और जो है कार्यपालिका परिषद के उप सभापति या उपाध्यक्ष बोल सकते हैं, ये दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना प्रसारण का दिया गया था। वही सी राजगोपालाचारी को शिक्षा दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि दिया गया था। श्रम जो था जगजीवन राम को दिया गया था। रेलवे आसफ अली को दिया गया था और रक्षा बलदेव को दिया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था उसके विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो चलिए जल्दी से बताइएगा कौन होगा। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए, इंतजार करते हैं। चलिए जानते हैं इसको। तो जो बंगाल विभाजन का बात कर रहा है, तो अगर हम बात करें बंगाल विभाजन का, तो आपका बंगाल विभाजन हुआ था आपको कब? 1905 में हुआ था।
ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड, जैसे हम बात करते हैं बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, अगर हम बंगाल विभाजन का बात करें तो सबसे पहले बंगाल विभाजन का बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा सबसे पहले 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव आया बंगाल का विभाजन करने के लिए। 3 दिसंबर 1903 को क्या हुआ था, ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव आया बंगाल विभाजन के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो 3 दिसंबर के बाद समय आता है 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन का उद्घोषणा हो गया। बंगाल विभाजन का उद्घोषणा हो गया, बंगाल विभाजन का उद्घोषणा हो गया और जाके 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इन तीनों डेट को ध्यान रखिएगा और इसी में एक डेट और आएगा आपका, एक डेट और आएगा जो कि आएगा 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को क्या होगा, बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का आंदोलन चलाने के लिए जो कलकत्ता का टाउन हॉल है उसमें एक आंदोलन चलाने का बात शुरू होगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किए कौन थे। तो बंगाल विभाजन का नेतृत्व करने वाले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इनके साथ और कौन कौन थे तो ध्यान रखिएगा नाम, लाल बाल पाल, कौन कौन थे, ये अगुवाई कर रहे थे और इनके साथ थे लाला लाजपत राय। इनके साथ अगर बोले तो इनके साथ निभाने वाले लाला लाजपत राय, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। ये लोग इनका साथ निभा रहे थे। जब बंगाल का विभाजन का घोषणा हो गया था, कब, 16 अक्टूबर को जब बंगाल विभाजन का घोषणा हो गया था, उस समय पूरा बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद देखिएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर ही इसमें क्या हुआ था, राखी बांधने का, राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया था, यानी कि हर एक लोग एक दूसरे को क्या किए थे, राखी बांधे थे। और इनके द्वारा ही लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया अमार सोनार बांग्ला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, इसको गाया गया था। अमार सोनार बांग्ला को गाया गया था, ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा किनका, तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है सीआर दास, चित्तरंजन दास जो थे वो आपके सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सीआर दास जो थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, ध्यान रखिएगा। तो और उसके बाद बंगाल विभाजन का घोषणा हो गया, तो ये उस समय बंगाल विभाजन के घोषणा के बाद स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन चला था, जिसमें स्वदेशी चीजों को अपनाने का बात कहा गया था और जो विदेशी चीज था उनको बहिष्कार किया गया था।
बंगाल विभाजन का अगर बात करें तो इसका एक महत्वपूर्ण बात और था कि इसमें पहली बार महिला जो है महिला बड़ी संख्या में भागीदारी की ली थी, बड़ी संख्या में भागीदारी ली थी। इसमें जो था इन लोगों का नाम, कहने का मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष, इन लोगों का नाम क्या था कि स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में चलना चाहिए, लेकिन जो उदारवादी या नरमपंथी नेता थे उनका का नाम था कि नहीं, ये सिर्फ बंगाल में ही चलना चाहिए। और भारत के सभी जगह पे नहीं चला, कुछ जगह पे चला, जैसे मद्रास में चला, मुंबई में थोड़ा बहुत चला, उसके बाद दिल्ली में चला और उसके बाद बंगाल में चला, पंजाब में चला। तो कुछ गिने चुने क्षेत्रों में बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन चला और बाकी जगह पे नहीं चला, जिसके कारण जो है ज्यादा विकराल रूप नहीं ले पाया। और अंततः जो है ब्रिटिश सरकार 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, और एक इसके समय में वायसराय कौन था, तो ध्यान रखिएगा बंगाल विभाजन के समय में अगर वायसराय का बात करिएगा तो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था। और इसके बाद बंगाल विभाजन करने में अंग्रेज सक्षम हो गए। बंगाल का विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य उनका क्या था, तो बंगाल विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम में क्या करना था, फूट डालना, हिंदू मुस्लिम में फूट डालना उनका मेन उद्देश्य था। और वो फूट डालने में सक्षम भी हो गए, जिसके कारण बंगाल विभाजन के जस्ट एक साल बाद आप देखिएगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना हो जाता है। और मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में होता है और उसके बाद तुरंत 1908 में मुस्लिम लीग खुद के लिए यानी मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन का मांग कर देता है। और अंग्रेज तो इसी के इंतजार कर रहे थे कि कैसे इन दोनों में फूट हो जाए, और तुरंत अंग्रेज जो है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार उनको मुस्लिम को पृथक निर्वाचन भी दे देते हैं। तो ये सब कंडीशन बंगाल विभाजन में देखने को मिला और अंततः बंगाल का विभाजन जो है 1911 में रद्द कर दिया गया। 1911 में रद्द कर दिया गया जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और उसमें लॉर्ड हार्डिंग जो थे वायसराय थे, उसमें बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। लेकिन बिहार उड़ीसा को अलग प्रांत बना दिया गया, असम को अलग कर दिया गया और उसी में जो है राजधानी, भारत का राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर कर दिया गया, कहां पे, दिल्ली में। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ था, ये आप लोगों से बताइएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना का बात कह रहा है, तो अगर सत्यशोधक समाज की स्थापना का बात करें तो सत्यशोधक समाज का स्थापना जो है ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में किया गया था। इन्हीं के द्वारा बालिका विद्यालय का भी स्थापना किया गया था 1851 में। इन्हीं के द्वारा, यानी हम बोल सकते हैं कि ज्योतिबा फुले के द्वारा ही बालिका विद्यालय का स्थापना, बालिका विद्यालय का स्थापना कब किया गया था, 1851 में किया गया था। किनके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। इनका एक पुस्तक है जिनका नाम था, पुस्तक जिसका नाम है गुलामगिरी। इनके पुस्तक का नाम क्या है, गुलामगिरी नाम है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, एक महादेव गोविंद रानडे है जो 1867 में, तो ये सत्यशोधक समाज का स्थापना नहीं करते हैं, पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना करते हैं। किसका स्थापना करते हैं, पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कौन करते हैं, तो महादेव गोविंद रानडे करते हैं, 1867 में करते हैं। उसके बाद अगर बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी, जो कि अभी देखे कि बंगाल विभाजन जो 1905 हुआ था उसमें जो है मुख्य भूमिका निभाए थे कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही निभाए थे। और ये आगे चलकर राष्ट्रीय नेशनल जो होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्थापना करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का, यानी इसको भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का स्थापना करते हैं 1887 में। ये कौन करते हैं, आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं, जो कि 1870 में नहीं करते हैं, 87 में करते हैं। तो ये चीज तीनों ऑप्शन से आपको समझ में आया होगा।
तो ज्योतिबा फूले द्वारा कौन सा स्थापना किया गया था? सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया था। ज्योतिबा फूले का अगर पुस्तक का नाम पूछा जाए तो आपका गुलामगिरी था। ज्योतिबा फूले का पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी। बालिका महाविद्यालय का स्थापना है, बालिका विद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा क्या पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना किया गया था? कब किया गया था? 1867 में किया गया था। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? कौन एक जो है संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था कहने का मतलब जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। हम लोग का संविधान बना था, सबसे बड़ा संविधान है भारत का जो संविधान है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा भी है और लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? भारत का संविधान। तो हमारा जो संवैधानिक संस्थान यानी संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है, तो आप बताइएगा किसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है? तो देखिएगा ऑप्शन में पहला कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, जैसे आप लोग पढ़ लिख के बहुत लोग सपना देखते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, उसके बाद आईपीएस बनेंगे यानी ऊंचे पोस्ट पे जाएंगे। तो जो आईएएस आईपीएस बनते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट करवा के बनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा राज्य लोक सेवा आयोग, जिसमें आप एसडीएम, डीएसपी ये सब बनने का ख्वाब देखते हैं, वो हो गया। वित्त आयोग जो रुपया पैसा का बात पूरे देश में अपना करता है देश के लिए। नीति आयोग ये चीज आप देखते होंगे जो प्रधान मोदी जी लाए हैं। तो चलिए इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको देखते हैं। तो एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो अब संवैधानिक संस्था नहीं है तो संवैधानिक संस्था इनमें से देखिएगा तो नीति आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के जगह पे लाया गया है। किसके जगह पे लाया गया है? योजना आयोग के जगह पे, योजना आयोग के जगह पे लाया गया है। कौन सा? नीति आयोग। योजना आयोग जो है 2015 से पहले नीति आयोग की जगह योजना आयोग काम करता था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जो है मोदी जी बनते हैं, मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं तो योजना आयोग को खत्म कर देते हैं। कब कर देते हैं? 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को 15 अगस्त के दिन जब लाल किला पे झंडा फहरा रहे होते हैं उसी समय योजना आयोग को खत्म करने का बात कहते हैं। और 1 जनवरी 2015 से उसके जगह पे क्या आ जाता है? नीति आयोग आ जाता है। नीति आयोग आ जाता है। और नीति आयोग का अगर बात करें तो ये जनरली इंग्लिश वर्ड है। नीति इंग्लिश वर्ड है जिसका जो होता है फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग के बाद अगर बात करें तो ये आया था 1 जनवरी 2015 को और उस समय इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था अरविंद पनगढ़िया को। और इसका अगर अध्यक्ष का बात करें, इसके अगर हम अध्यक्ष का बात करें तो हमारा पीएम होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री। अब आप लोग बताइएगा कि अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइएगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जो कि कौन है? मोदी जी। चलिए अब बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। इन दोनों का जिक्र हमको आर्टिकल जो है संविधान के आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? 315 से लेकर 323 के बीच में देखने को मिलता है। अगर हम बात कर ले वित्त आयोग का, तो वित्त आयोग का देखने को मिलता है आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल का अगर बात करें तो 6 साल जनरली देखने को मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकाल 6 साल देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई इंसान
ये 6 साल का टेन्योर पूरा करने के पहले ही, मतलब एक 6 साल, मान लीजिए कि कोई आदमी 60 साल पे का हो गया है, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग में उसको स्थान मिला, अध्यक्ष बना है, लेकिन वह अगर 6 साल पूरा करने के पहले ही 65 साल एज, कितना 65 साल एज, कितना 65 साल अगर पूरा कर चुका है तो भी वो यहां से हट जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग से वो उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं या तो 6 साल रहो या फिर 65 साल के एज तक रहो। अगर मान लीजिए कोई 55 साल में बन गया है तो 61 साल में वहां से हटेगा, अगर कोई 62 साल में बना है तो 65 साल, यानी वो 3 साल ही काम कर सकता है, ध्यान रखिएगा। वही राज्य लोक सेवा आयोग का होता है 6 साल या फिर 62 साल एज कितनी पूछे तो 62 साल, ध्यान रखिएगा। जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष जो होते हैं और सदस्य होते हैं उनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और इसमें अभी देखा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग में टोटल कितने मेंबर हैं अभी? तभी 10 मेंबर देखने को मिलते हैं। वही अगर राज्य लोक सेवा आयोग का बात किया जाए, राज्य लोक सेवा आयोग का बात किया जाए तो इसका नियुक्ति राज्यपाल करता है। और इसको देखिएगा तो राज्यपाल नियुक्ति करता है लेकिन हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं उनका नियुक्ति राज्यपाल करता तो है लेकिन उनको हटाने का अधिकार नहीं रहता है। तो चलिए ये चीज आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो झील है यानी नदी तंत्र, यानी कि हम बोल सकते हैं अपवाह तंत्र का बोल सकते हैं। अगर ज्योग्राफी का बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र चैप्टर में देखने को मिलता है। तो यहाँ जनरली हमसे पूछा है किसका, तो यहाँ से हमको पूछ रहा है कौन सा झील? सूरजताल झील। सूरजताल झील का बात कह रहा है। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा ये झील कहाँ पड़ता है? इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बताइएगा। चलिए अब देखिएगा तो सूरजताल झील जो है कहां पड़ता है? तो जनरली आप पढ़े होंगे या बहुत सारे यूट्यूबर या मतलब टीचर के मुंह से सुने होंगे कि जितना जो ताल वाला झील होगा सब मार देना उत्तराखंड। लेकिन यहाँ पे अगर मारिएगा, ऑप्शन भी दिख रहा है लेकिन यहाँ पे मारिएगा तो गलत हो जाएगा। तो सूरजताल झील कहाँ पड़ता है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सूरजताल झील कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और ध्यान रखिएगा नदी पढ़िएगा तो उसमें नदी आएगा चिनाब नदी, और चिनाब नदी 2 धाराओं के मिलने से बनता है, चंद्र और भागा, जिसे चंद्रभागा भी कहते हैं। तो भागा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है सूरजताल झील को। भागा नदी का उद्गम स्थल किसको माना जाता है? सूरजताल झील को, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। बाकी ताल वाला झील जैसे नैनीताल, राकसताल, देवताल, सातताल, उसके बाद हो गया आपको बोल सकते हैं मालाताल। ये सब जो ताल वाला झील है वो जनरली कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ये सब झील कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। अगर वही जम्मू कश्मीर के झील का बात कर ले, जम्मू कश्मीर के जो झील का बात कर ले तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको डल झील, उसके बाद उल्लर झील, उसके बाद जितना जो नाग नागिन वाला झील दिखे, शेषनाग, बैरीनाग, नागिन, तो ये सब झील किस में देखने को मिलता है? तो यहाँ ये सब झील हमारा जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करें तो गोवा में देखने को मिलेगा आपको माएम झील जो है कहाँ पे देखने को मिलता है? गोवा में। उसके बाद करमाल झील या करमाली बोल सकते हैं, करमाली झील कहाँ पे देखने को मिलता है? गोवा में देखने को मिलता है। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। जनरली ज्यादातर झील आपको ऊपर का इलाका पर्वतीय इलाकों में देखने को मिलेगा।
तो हमारा जो सूरज ताल झील है वो कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा और ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगी है? किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगी है? तो इसमें अगर बात करें तो ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश है, और अगर ऑप्शन का बात करें तो मिजोरम है, मणिपुर है और असम है। तो पहला चीज ध्यान रखिएगा, असम तो है जिसकी सीमा म्यांमार से लगती नहीं है, असम का नहीं लगती है। उसके बाद अगर बात कर ले तो अब बचा है मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत जो है म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगाती है। तो भारत जो है म्यांमार के साथ 1743 किलोमीटर सीमा लगाती है। 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा लगाती है। 1643 किलोमीटर सीमा लगाती है। अब सीमा लगाती है तो कौन कौन से राज्य सीमा लगाती है उसको ध्यान ले लेते हैं। तो एक लगाती है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल एक सीमा लगाती है। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे आइए, उसके नीचे आइएगा तो नागालैंड, नागालैंड। उसके नीचे आइए तो मैप को ध्यान रखिएगा, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर सीमा लगाती है। उसके नीचे आइएगा तो मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है कौन चार राज्य सीमा लगा रही है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें असम नहीं आता है। और सबसे अधिक सीमा का अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक सीमा हमारा लगाता है अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक सीमा लगाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ही सबसे अधिक सीमा लगाती है किसके साथ? म्यांमार के साथ। अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ही सीमा लगाती है किससे? चीन के साथ। अरुणाचल प्रदेश ही सीमा लगाती है चीन के साथ। अरुणाचल प्रदेश ही सीमा लगाती है किसके साथ लगाएगी? भूटान के साथ, भूटान के साथ, भूटान के साथ भी सीमा कौन लगाता है? अरुणाचल प्रदेश लगाता है। ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद अगर बात कर ले तो भारत जो है टोटल 7 देश के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। भारत जो है कितना देश के साथ? तो टोटल 7 देश के साथ, टोटल जो है 7 देश के साथ, देश के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। जिसमें कि अगर हम पहला बात करें तो आपका पाकिस्तान हो जाएगा, दूसरा बात करें तो आपका चीन हो जाएगा, तीसरा बात करें अफगानिस्तान हो जाएगा, उसके बाद बात करें तो नेपाल हो जाएगा, उसके बाद बात करें भूटान हो जाएगा, उसके बाद बात करें म्यांमार हो जाएगा, उसके बाद बात करें तो बांग्लादेश हो जाएगा। यानी भारत जो है टोटल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। अब 7 देशों में ध्यान दीजिएगा तो 7 देशों में अगर बात करिएगा, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा बनाती है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा बनाती है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर बनाती है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर बनाती है, भूटान के साथ 699 किलोमीटर बनाती है, म्यांमार के साथ आपका 1643 किलोमीटर बनाती है और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा बनाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, टोटल 7 देशों के साथ सीमा बनाती है। और 7 देश कौन कौन है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अगर पाकिस्तान सबसे अधिक सीमा का बात करें तो राजस्थान के साथ लगाती है, राजस्थान के साथ लगाती है। चीन का बात करें अरुणाचल प्रदेश के साथ लगाती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन लगाती है। अफगानिस्तान मात्र एक राज्य से करती है, वो भी अफगानिस्तान लद्दाख से करती है, लद्दाख से करती है। नेपाल का बात करें तो यूपी के साथ अधिक सीमा लगाती है। भूटान का बात करें तो वेस्ट बंगाल के साथ अधिक सीमा लगा लेती है। म्यांमार का बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश का बात करें तो पश्चिम बंगाल के साथ अधिक सीमा बनाती है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी जो है किस हिमालय का भाग है? आपसे पूछा है।
तो ऑप्शन में क्या क्या है सो देख लीजिए, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो ये हिमालय कैसे आ गया भाई? हम लोग तो पढ़े थे कि ट्रांस हिमालय पढ़े थे, उसके बाद बृहद हिमालय पढ़े थे, लघु हिमालय पढ़े थे, शिवालिक हिमालय पढ़े थे, तो यहाँ ये सब कैसे आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, वो तो हिमालय का बंटवारा हुआ ही, एक महानुभाव आए और हिमालय का बंटवारा नदियों के आधार पर कर दिए। तो हिमालय का बंटवारा जब नदियों के आधार पर हुआ, हिमालय का बंटवारा किसके आधार पर हुआ? नदियों के आधार पर हुआ, नदियों के आधार पर। और हिमालय का बंटवारा जो नदियों के आधार पर किए, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था सिडनी बुर्राड। सिडनी बुर्राड जो थे वह हिमालय का बंटवारा नदियों के आधार पर कर दिए। अब कौन कौन नदियों के आधार पे? तो ध्यान दीजिएगा, हिमालय को बांटे, पहला देखिए यहां पे बांटती है, इसको कह दिए पंजाब हिमालय, इसको क्या कह दिए? पंजाब हिमालय। उसके बाद को कह दिए कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। उसके बाद को कह दिए नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और इसके बाद को कह दिए असम हिमालय, असम हिमालय। ध्यान दीजिएगा, तो अब ये तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, कौन कौन? पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो कौन आधार पे किए? कुछ तो आधार रहा होगा ना, तो नदी के आधार पर। अब देखिए यहां पे सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा गया? पंजाब हिमालय कहा गया। और सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा गया? कुमायूं हिमालय कहा गया। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को कहा गया नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा गया? असम हिमालय कहा गया। यहां पे ब्रह्मपुत्र है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पंजाब हिमालय हो गया, कुमायूं हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया और असम हिमालय हो गया। अगर इनकी लंबाई का बात किया जाए, इसकी लंबाई का अगर हम बात कर ले, तो जो पंजाब हिमालय का लंबाई हमारा है 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय का लंबाई 560। इसका बात करें तो इसका हो जाता है 320 किलोमीटर। लेकिन देखिए तो बोर्डवा पे हम बनाए हैं, यही ज्यादा हो गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 320 ही किलोमीटर है। उसके बाद देखिएगा नेपाल हिमालय जो है 800 किलोमीटर है, सबसे अधिक लंबा नेपाल हिमालय। उसके बाद देखिएगा असम हिमालय कितना किलोमीटर? 720 किलोमीटर है। असम हिमालय कितना किलोमीटर? 720 किलोमीटर है। तो ये इसका लंबाई हो गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन पूछा है कि नंदा देवी चोटी, पहले ध्यान रखिएगा, नंदा देवी चोटी जो है उत्तराखंड में पड़ता है, इतना कंफर्म रहिएगा। नंदा देवी उत्तराखंड। अब बताइए तो सतलज नदी से काली नदी के बीच में उत्तराखंड पड़ता है कि सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच पड़ता है कि काली से तीस्ता के बीच पड़ता है? आप लोग बताइएगा। तो आप लोग समझदार हैं, पता है, उत्तराखंड घूमने जाते हैं। तो जो हमारा नंदा देवी चोटी पड़ता है वो कुमायूं हिमालय में पड़ता है। कहां पड़ता है? नंदा देवी जो है वो कहां पे पड़ेगा? हमारा कुमायूं हिमालय में। अगर पंजाब हिमालय की बात किया जाए तो इसमें पड़ेगा K2, जिसे गॉर्डन ऑस्टिन बोलते हैं, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी पंजाब हिमालय में पड़ता है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय में पड़ेगा। नेपाल हिमालय में मुख्य रूप से पड़ेगा तो माउंट एवरेस्ट पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट चोटी किसमें पड़ेगा? नेपाल हिमालय में पड़ेगा। उसके बाद नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, वो नामचा बरुआ किसमें पड़ेगा? असम हिमालय में पड़ेगा। अगर एग्जाम में पूछे विश्व की सबसे ऊंची चोटी किसमें पड़ेगा? नेपाल हिमालय में।
नेपाल हिमालय में एक और पर्वत पड़ता है, ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा। कौन पड़ता है? कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत भी नेपाल हिमालय में पड़ता है। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी